हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि चाइनीज़ इतने इनोवेटिव क्यों होते हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं पूरी मार्केट भरी होती है इनके सामान के साथ, और ऐसी ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी होती है, हम हैरान रह जाते हैं कि ये बनाते कैसे हैं, ये दिमाग कहाँ से लेके आते हैं। एक तो ये है कि क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि भाई इतनी सस्ते में ये बना कैसे लेते हैं, ऐसा क्या फॉर्मूला है इनके पास जो हिंदुस्तान नहीं कर पाता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा है कि इतनी स्पीड से ये कैसे बना लेते हैं कि आप ऑर्डर दीजिए, एक हफ्ते बाद ये आपको डिलीवरी भी कर देते हैं। ये ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो मैं ये तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में शेयर करूंगा। और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आपको समझ आएगा कि आप भी अपनी अपनी कंपनीज के अंदर कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड लेके आ सकते हैं, क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, ताकि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि आपको मार्केट में सामान बेचने की दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कि यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो कैसा है। इंडिया में मैंने आपको बताया था कि एक लेजीनेस है, कि चलता है, एटीट्यूड है, काम करते नहीं हैं और ओनर्स को दबा के रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर बचपन से सिखाया जाता है कि आपको अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, और ये डेडिकेटेड भी अपने काम के लिए, जो इंडिया में मैं नहीं देखता हूँ। मैंने इंडिया में बहुत काम किया है, बट मैं देखता हूँ कि वहाँ पे डेडिकेशन नाम की चीज़ नहीं है। अब मैं डिसिप्लिन की बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कई ग्रुप्स हैं चाइनीज़ के जो मेरे साथ इंडिया में आए। तो जब हम जाते हैं कहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी कंपनी को मिलने गए, तो वो वहाँ पर लंच ऑफ़र करते हैं। तो ये 25 30 50 लोगों का ग्रुप था। जैसे एक बार एक कंपनी में गए हम लोग, तो उन्होंने खाना दिया इनको, खाना खाया इन्होंने। उसके बाद जब ये प्लेट्स वहाँ पे रखने जाते हैं, पूरी एक लाइन में प्लेट्स पड़ी होंगी, कटोरी एक लाइन में पड़ी होगी, गिलास एक लाइन में पड़े होंगे। आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक दिखता है। हमारे वहाँ पे तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कि ऐसे माता का माल हो, ऐसे फेंके जाते, पूरा गंद पड़ा होता है। ये नहीं करेंगे क्योंकि डिसिप्लिन इनको बचपन से सिखाया गया है। देखिए, मेरा रूल है लाइफ में कि जैसे आप एक काम करते हैं वैसे ही आप सब कुछ करेंगे। अगर आप घर में झूठ बोलते हैं या बाहर झूठ बोलते हैं, तो आप घर में भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो आदत बन जाती है। तो ये डिसिप्लिन इनके कल्चर के अंदर है। तो ये डिसिप्लिन जब हमारे लोग ये चीज़ों को सीख जाएंगे, ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते, बट ये विल नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं। तो अगर आप अपनी कंपनीज के अंदर भी चाहते हैं कि ये वर्क कल्चर आए, हार्ड वर्क का डिसिप्लिन आए, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएंगी। दूसरा, जो यहाँ पर एफिशिएंसी है, ये यहाँ पर माना जाता है कि भाई जितना ज़्यादा आप एफिशिएंटली काम करोगे उतना आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया, कोई वर्कर है, फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा नॉर्मली अगर काम करेगा तो वो 50 पीस घंटे के बना सकता है। उसको बोलेंगे तो आराम से बना, 50 पीस बना। 2-3 दिन के बाद वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं तो उसको 55 कर दे, और वो 55 करने लग जाता है, फिर 60, फिर 65, ऐसे करते 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 वो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद वो 500 पीस बनाना शुरू कर देता है। तो ये उसको लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। और आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर फैक्ट्री में जाइए, मैं जैसे फैक्ट्रीज में जाता हूँ, ये मैं उनके लिए एक फॉरेनर हूँ, आई एम अ फॉरेनर इन दिस कंट्री, लेकिन वो वर्कर अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अब आप देखिए इंडिया में क्या होता है। जब इंडिया में कोई भी फॉरेनर या कोई बाहर का आदमी आपकी फैक्ट्री में आ जाए या आपके ऑफिस में आ जाए, सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, ये प्राणी कहाँ से आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आदमियों को मशीन से भी बेटर बना दिया। ये तो मशीन को मात दे देते हैं, इतनी इनकी स्पीड है, और इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम है। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंसी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर ड्यूटी को ड्यूटी माना जाता है। मैं इसको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका भी। यहाँ पर एवरी वेडनेसडे मेरी सिटी में, मेरे इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे यहाँ पर जो सड़कों पे पौधे हैं उनको पानी दिया जाता है, पेड़ों को, पौधों को। अब कई बार ऐसा होता है कि वेडनेसडे को या सैटरडे को बारिश पड़ रही होती है। आप कभी भी देखेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने अपना रेनकोट डाला होता है, वो फिर भी पानी डाल रहे हैं। मुझे कई बार लगता है पागल हैं क्या, ये पौधे मर जाएंगे, इतनी बारिश पड़ रही है, टाइफून है, और इसमें फिर भी पानी डालते आ रहे हैं। क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी में एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो मैंने पानी नहीं डाला। पानी डालना तो डालना है
बेशक उसकी जड़ें गल जाए। सो ड्यूटी यहाँ पर जो है उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर तरक्की भी है, यहाँ पे सिस्टम भी है, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी हाई है। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी आदमी को एक्सक्यूज़ देने का हक ही नहीं है। सो अगर आप भी अपनी कंपनी में या अपने जो जहाँ पे आप काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, आपको ड्यूटी को ऐसे लेना पड़ेगा कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपने काम किया, वहाँ पे नोटबुक है, उस पे साइन कीजिए कि मैंने ये काम कर दिया, एंड समबडी सुपरवाइजेस। तो ये रीजंस हैं जिसके कारण ये इतनी स्पीड से काम करते हैं, और कोई भी बल्कि आप इनको ऑर्डर दीजिए, ये बहुत जल्दी बनाकर आपको दे देते हैं, बिकॉज ड्यूटी इज़ पैरामाउंट इनके लिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा यहाँ पर एक और सिस्टम क्या है, जैसे इंडिया में हम लोग कंपटीशन से बहुत डरते हैं कि यार मैं ही काम कर रहा हूँ, दूसरा आदमी भी करेगा तो मेरे लिए कंपटीशन बनेगा, तो हम उसके लिए जैसे कहते हैं रोड़े अटकाते हैं उनके रास्ते में, वो करते हैं। यहाँ पर कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वे कहते हैं कि जितने लोग ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट को बनाएंगे उतना हम इसको परफेक्ट करेंगे, उसकी कॉस्ट को नीचे लेकर आएंगे। तो ये एक प्रेशर डाल के रखते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कॉन्टिन्यूस प्रेशर है कि भाई मैं बना रहा हूँ, दूसरा मैं आज बना रहा हूँ 10,000 पीस हर रोज़ के, दूसरा 15,000 बना रहा है, उसकी कॉस्ट कम आएगी मेरे से, तो इसकी भी होड़ होती है कि मैं भी 15,000 से ज़्यादा बनाऊँ। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उसके कारण क्या होता है, इनको इनोवेशंस करने पड़ते हैं, इनको अपनी एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे एग्जीबिशंस लगती हैं, आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट को एक कंपनी नहीं बना रही, वहाँ पे 100 कंपनियाँ होगी। इंडिया में मैं जाता हूँ एग्जीबिशंस में, तो वहाँ पे आपको 2-4 कंपनीज मिलेंगी जो एक प्रोडक्ट को बना रही हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगी 100 कंपनियाँ, 200 कंपनियाँ, सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, सेम लुक है, सब कुछ है, लेकिन प्राइसेस का फ़र्क है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, और वो दूसरों से आगे भी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन को, तो इतना एग्रेसिव कंपटीशन है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि इन्होंने, जैसे इंडिया में आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, ट्रेडर से बात करेंगे, वो 25-30% मार्जिन से कम बात ही नहीं करता। मुझे याद है कि जब भी मैं वहाँ पे कॉस्टिंग के लिए जाता हूँ, कॉस्टिंग मांगता हूँ, वो 50% तो पहले हाई कर देते हैं। कई लोग तो 200% ऐड करके मुझे प्राइस देंगे, ये हमारी कॉस्ट है। ऐसे काम नहीं चलता, इसलिए हम इंटरनेशनली वायबल नहीं होते। ये लोग तो 2% 3% पे खेलते हैं, सिर्फ 3% इनका मार्जिन होता है, और ये एवरेज है। एक तरह से मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 3-4-5% के मार्जिन पे ये काम कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिवली इनसे वो करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, ये उसको कम भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरे अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, क्योंकि अगर ये नहीं बेचेंगे तो 100 आदमी और बैठा है आपको माल बेचने के लिए। तो कंपटीशन को ये इसको होता है, डरते नहीं उससे, दे वांट कि कंपटीशन आए ताकि हमारी एफिशिएंसीज बढ़े। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि इन्होंने अपना जो स्केल है, जो स्केल का मतलब है जिस साइज़ की इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं यहाँ पर, वो रिमार्केबल है। उसका मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जब फैक्ट्रीज बड़ी होंगी, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके अंदर क्या होता है, आपकी एफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर बड़ा साइज़ है, उसका नुकसान क्या है, क्योंकि आज की डेट में इनके पास ऑर्डर्स नहीं है दुनिया से, दुनिया रिसेशन में है, इनको माल बन रहा है, बिक नहीं रहा है इनका, तो उसका स्केल का अब पहली बार 30 साल में इन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। बट जब आपका स्केल बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक बड़ी मार्केट की तरफ सोचना शुरू करते हैं कि मैं चाइना में तो मैंने माल बना के बेच दिया, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है जो स्पेयर पड़ी है। तो क्या करते हैं ये लोग, फिर बाहर की मार्केट्स इन्होंने ढूंढनी शुरू करी। पहले मार्केट चाइना को पकड़ा, फिर इन्होंने आउट ऑफ चाइना माल बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया। उसके कारण क्या हो गया कि इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ थी वो और बढ़ गई। पहले तो इंटरनल कंपटीशन था, पहले तो हो गया कि लेबर से इन्होंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवाई, फिर इन्होंने आपस में कंपटीशन करके अपनी एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ किया। उसके बाद क्योंकि प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया को ये कैटर कर सकते थे, उसके कारण इनको स्केल का एक एडवांटेज मिला, और इसीलिए जो इनकी कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। जितने में हमारा एक पीस बनता है उतने में तो 5-6 पीस बना लेते हैं। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पे गया, किसी एग्जीबिशन में गए या किसी कंपनी में गए, हमने किसी चीज़ का रेट मांगा, तो उसने रेट दिया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा सस्ता है, और उसने पूरा पैकेट दे दिया जिसमें 10 पीस थे। मेरे लिए एक पीस की कॉस्ट भी बहुत, मुझे लग रहा था सस्ती है,
उसने में मुझे उसने 10 पीस दे दिए और मैं हक्का बक्का रह गया कि मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, ये डॉलर की बात कर रहे हैं कि इंडियन रुपये की बात कर रहे हैं। तो ये हालत है यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन है और स्केल है। एक और चीज़ कि यहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है, देखिए एक तो है कि लेबर आपको बहुत एफिशिएंट मिलती है, क्योंकि इन्होंने रॉबोट की तरह लोगों को कन्वर्ट कर दिया, रॉबोट की तरह, एक मशीन की तरह। बट यहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखिए, कम्युनिज्म का एक फ़ायदा तो है फॉर कंपनीज, नॉट फॉर लेबर, कि आप किसी भी तरीके के लॉज के साथ अपना काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोडक्टिविटी हाई देनी पड़ती है, लेकिन कॉस्ट इन्होंने बहुत कम रखी हुई है लेबर की। तो वो बेचारे लगे रहते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। मैं जानता हूँ कई लोग जो जो तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसके अंदर तो आप 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन जो लोकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे 18-18 घंटे भी काम करते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो इस लो लेबर कॉस्ट के चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ अभी। वैसे तो इंडिया में अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई। मैंने यहाँ पर देखा कि जो जेल्स हैं यहाँ पर, जैसे कोई कैदी होते हैं, वहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज़ लगाई। मैंने ये फ़ॉर्मूला देखा इनका। वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पर ये प्रोडक्शन करवाते हैं उनसे, और क्योंकि कैदियों को बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बिज़ी रखने के लिए ये फ़ॉर्मूला अच्छा था। तो उसके कारण इनकी कॉस्ट कम आती है। मैं इंडिया में गया तो मैंने वहाँ पर पंजाब के अंदर एक जेलर साहब थे, उनसे मैंने बात करी कि आपकी जो जेल्स हैं उसके अंदर इतनी बड़ी-बड़ी लैंड्स खाली पड़ी हैं, जगह आप दे दीजिए, फैक्ट्री मैं लगाऊँगा, मशीन मैं लगा के दूँगा, और आपके जो कैदी हैं उनको मैं नो हाउ भी दूँगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे ये लोग नोटबुक्स खरीदते हैं, ये अपनी कोई कुछ ना कुछ लिखने के लिए, और बहुत अच्छी क्वांटिटी लगती है इनके अंदर, और उसकी मशीनरी कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी। लाख 2 लाख 5 लाख में पूरा सेटअप लगना था। मुझे था कि मैं एक अपने सेवा के लिए आई विल डू दोज़ थिंग्स। बस जगह उन्होंने देनी है, बाकी सब कुछ मेरा था। वो भी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया को। नहीं तो अंदर के लोग जो थे उनको एक स्किल मिलती, ताकि जब वो बाहर जाते तो वो पहले ही एक स्किल लेके जाते, जो बाहर जाके भी अपना कोई बिज़नेस या अपना काम शुरू कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसीलिए हम पिछड़ जाते हैं ऐसी कंट्रीज़ के साथ। और ये फ़ॉर्मूला जो मैं यहाँ पे सीखता हूँ, मैं बहुत बार ट्राई किया मैंने कि मैं इंडिया में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि डिसीजन कौन ले। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे 2-2 महीने बैठे रहें इन मंत्रियों के पीछे और इन ऑफिशियल्स के पीछे-पीछे फिरें कि भैया हम आपको कुछ देने आए हैं, अब ले लीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ और रॉ मटेरियल का, कि चाइना के एक खूबी क्या है कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के पास भी कमी नहीं है, बट कॉस्ट का फ़र्क है। चाइना ने क्या किया गवर्नमेंट ने, कि इनके जो रिसोर्सेज थे वो सारे गवर्नमेंट ओन्ड है, क्योंकि ज़मीन सारी गवर्नमेंट की है, तो सारे रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बहुत कम रखा फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर तो रेट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है और आपको वो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सस्ते में देती है, ताकि आपकी कॉस्ट कम आए और आप दुनिया में आसानी से इसको बेच पाओ और डॉलर आए। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बिज़नेस आता है, कंट्री का नाम भी होता है। तो इन्होंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बहुत कम रखा। इंडिया में उल्टा है, हमारी हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है। बेशक हम तेल 30% कम पे ले रहे हैं, तो भी हम उतने रेट पे दे रहे हैं जितना हम रेगुलर प्राइस पर ले रहे थे। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। दे वांट कि आपकी कॉस्ट कम आए। आप अपनी जो कॉस्ट है वो अपनी एफिशिएंसी से और उनसे कम करें, लेकिन गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपको रॉ मटेरियल सप्लाईज़ में, ताकि आपकी कॉस्ट कम आए। एक दोस्तों और चीज़ है यहाँ पर कि ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सपोजिंग ये एक प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और इनको किसी ए प्रोडक्ट की बजाय बी प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, आपने दे दिया इनको, ये इमीडिएटली उसको शिफ्ट करके अडेप्ट कर लेते हैं। इंडिया में ये स्विचिंग ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती। हम जल्दी से डिमांड के हिसाब से अपनी मशीनों को चेंज नहीं करते, उनको अपग्रेड नहीं करते, हम वैसे ही लगे रहते हैं। अब मेरे ताया जी हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो पिछले 40 साल में जो फैक्ट्री पहले थी वैसी की वैसी फैक्ट्री अभी भी चल रही है। उन्होंने कुछ इनोवेट करने की कोशिश ही नहीं करी। ऐसे इसीलिए हम लोग क्या होता है, डिलीवरीज पहले बात तो हम ऑर्डर ले नहीं पाते, और अगर ले भी लेते हैं तो हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है आज की डेट में जो फास्टर डिलीवरी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े। ये लोग बहुत जल्दी
स्विच करते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट कैसे चेंज होने वाली है, उसके हिसाब से पहले ही ये अपने आप को ट्यून कर लेते हैं। उसके लिए आपको अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ये टेक्नोलॉजी इमीडिएटली अडॉप्ट करेंगे, बैंकों से लोन लेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे और अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को, और आपको माल बना के देंगे। ये इंडिया में कमी है मैन्युफैक्चरर्स के अंदर। और जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं ना, वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। मैनुअल काम ये करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर हम मैनुअल काम करेंगे हम पिछड़ जाएंगे, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो ये हर छोटी चीज़ में इनोवेशन लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, और इसी के कारण इनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई है, एफिशिएंसी भी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और कॉस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम है। यही रीज़न है इनके सस्ता होने का। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक इंसेंटिव दिया हुआ है कि अगर आप इनोवेशन करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो आप इतनी देखते हैं ना कि इतनी इनोवेशन की चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, और आप जब उसकी ऐड देखते हैं आपका मन करता है कि आप उनको खरीदें, आपको ज़रूरत है। जब वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है फिर आपको लगता है यार मैंने क्यों खरीदा, लेकिन वो ऐड ही इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आपका मन करता है उसको लेने का। रीज़न क्या है? बचपन से, स्कूल से इन्हें छोटी छोटी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की और ये चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं, इनको फोर्स किया जाता है कि आप इन चीज़ों को सीखें, और जो उनका टैलेंट होता है उसको एनहांस किया जाता है। उसी कारण जो कंपनीज़ हैं वो भी टेक्नोलॉजीज़ में, इनोवेशन में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उतना गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है इनको। तो इट्स गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है ही है, और कल्चर का भी पार्ट है इनोवेशंस करने का, जिसके कारण ये इतने, मैं तो बोलता, मुझे कई बार लगता है ये पागलपंती है यहाँ पर। जैसे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसको देख देख के दिमाग खराब हो जाता है। मैं कई बार मार्केट में जाता हूँ, चीज़ लेने जाता हूँ, एक चीज़ लेके आता हूँ 10 चीज़ें, और जो मैं लेने गया था वो लेके नहीं आया क्योंकि मैं भूल गया उसको लेके आना। इतनी मार्केट भरी होती है यहाँ पर। तो ये तो सारी होगी बेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दिया इनको इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इन्होंने बहुत पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सारी कंट्री इन्होंने सड़कों से, रेलवे से, एयरपोर्ट से, पोर्ट्स, अंदर तक शिप्स जाती हैं इनकी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके कारण इनकी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो बहुत कम है। इंडिया में अभी भी हमारी कॉस्ट चाइना से डबल है। ऐसे हम कैसे अब कंपैरेटिव हो सकते हैं वर्ल्ड में? तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना शुरू हुआ है, बट टाइम लगेगा। ये वो स्केल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उसके बाद इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग जो है इन्होंने बनाई है वो फैसिलिटेट करती है आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जिसके कारण इनकी स्पीड भी है और कॉस्ट भी बहुत कम है। सो दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत ऑल पॉइंट्स हैं। जैसे इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स खोली, गवर्नमेंट ने और बड़े इंसेंटिव्स दिए, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं ऐसे करने लगा हूँ तो मैं 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, बट ये एक नटशेल में था कि क्यों इनकी कॉस्ट कम है, इनोवेशन इतनी हाई क्यों है, ये इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं, और पागल किया हुआ है इन्होंने पूरी दुनिया को। तो ये एक नटशेल में आपको समझाने की कोशिश करी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और अपनी कंपनीज में आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपकी भी कॉस्ट कम आए और आप इंडिया को रोशन करें, आप इंडिया में ब्रांड्स बनाएं, ताकि पूरे दुनिया में आप एक्सपैंड कर सकें। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहीं बेचूँ और थोड़े से पैसे बना लूँ। आप सोचिए कि मैं कैसे ग्लोबल इन चीज़ों को, मैं वोकल फॉर लोकल कैसे बन सकता हूँ, कैसे मैं ग्लोबली जा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी कुछ थोड़ी सी इनोवेशन करके मैं कैसे इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब कर सकता हूँ। तभी आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो वही डड्डू वाला हाल रह जाएगा, टोपे का डड्डू डड्डू, ना इधर का ना उधर का। तो उससे बजाय आप बाहर निकलिए। अब सोच के देखिए, मैं चाइना जैसी कंट्री में आया जब मुझे चाइनीज़ आती नहीं थी, मुझे यहाँ पे कोई जानता नहीं था। आई केम हियर, आई टुक अ चैलेंज। आप सोच सकते हैं कभी भी कि आप एक ऐसी कंट्री में जाएँ जहाँ पर आपको अपना खाना ना मिले, आपको कोई जानता नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो भी मैं इधर आया और मैंने अपना एक मार्क बनाया। क्यों? क्योंकि मैं टोबे का डड्डू रहकर बनकर नहीं रहना चाहता था। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं, निकलें अपने कंफर्ट जोन से। आप जब उससे बाहर निकलेंगे, दुनिया वहाँ है, कंफर्ट जोन में दुनिया नहीं है, वहाँ पर लिमिटेशन है, और लिमिटेशन में आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। और यही चीज़ है जो चाइना को इंडिया से डिफरेंट रखती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर विद पीपल हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज़, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। भी आप कैसे इनसे सीख सकते हैं चीज़ों से। कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपको टच करेगा, किसी को तो टच करेगा, और उसी से चेंज आएगी। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है।